बारिश में नदी किनारे तीन बहनों का घर। ओफो नीतू, ये सब क्या है यार? तू मेरी बर्थडे पार्टी में कैसी ड्रेस पहनकर आ गई? यहाँ मेरी इतनी अच्छी अच्छी सहेलियां आई हुई हैं, इतने क्लासी से कपड़े पहने हुए, और तू ये क्या अजीब सा बेढंगा सा सूट पहनकर आ गई? प्रिया, तू जानती है ना, ये सूट मेरी माँ ने अपनी साड़ी से बनाया मेरे लिए, वो भी कितने प्यार से, और तू ऐसे बोल रही है? ओफो, ये चाची जी भी ना कभी पुरानी चादर को काट कर उसके पर्दे बना देती है, तो कभी उसका मेजपोश, उनका भी कुछ समझ नहीं आता। खैर छोड़। और सुन, तू ये जो भी छोटा मोटा गिफ्ट लेकर आई है ना, उसे अभी छुपा ले। कहीं गलती से मेरी फ्रेंड्स ने खोल लिया तो कितना मजाक उड़ाएंगी मेरा कि तेरी कजिन क्या उठाकर लाई है। दरअसल नीतू और प्रिया दोनों चचेरी बहनें थी। जहां प्रिया की फैमिली अच्छे पैसों वाली थी, तो वहीं नीतू का परिवार गरीब था। इसलिए प्रिया को अक्सर अपनी अमीरी पर घमंड रहता था। कुछ समय बाद प्रिया की शादी एक बड़े घर में हो गई। हाँ प्रिया, और तू ही तो एक मेरी बहन है, तू शादी में नहीं आएगी तो मेरा मन नहीं लगेगा। और तुझे पता है, ये शादी हम अपने गांव के पुश्तैनी उस घर में कर रहे हैं जो नदी किनारे है। माँ का बड़ा मन था कि शादी वहीं से हो। क्या तू नदी किनारे उस छोटे से कच्चे घर में शादी करेगी? ओह हाँ, वैसे भी तुम लोग के पास इतने पैसे तो है नहीं जो शहरों में की हुई शादी का खर्चा उठा सके। और वैसे भी उस दिन इनके बेस्ट फ्रेंड की भी शादी है, तो हमें वहां जाना है। और वैसे भी मेरे ससुराल वाले इतनी छोटी शादी में नहीं जाते। एक काम करो, तुम ये कार्ड और ये मिठाई भी वापस ही ले जाओ। वो क्या है ना, मेरे ससुराल वाले तो बड़े बड़े आउटलेट की मिठाइयाँ खाते हैं, ये नुक्कड़ में बैठे हुए हलवाइयों की नहीं। वो बेकार में इन्हें कुत्तों को डाल देंगे। अच्छा देख, अब मैं तो आ नहीं पाऊंगी, तो तू ऐसा कर कि 11,000 मेरी तरफ से शगुन के तौर पर रख ले। इससे अपने लिए कोई ढंग की साड़ी ले लियो, नहीं तो कहीं पता चले चाची जी शादी वाले दिन के लिए भी तेरे लिए कहीं पर्दे का ही डिजाइन किया हुआ कोई लहंगा पहना दे। ये सुनकर नीतू और उसकी माँ शर्मिंदा हो जाती हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, जब तू मेरी बहन होकर शादी में नहीं आ सकती तो मैं भी ये शगुन नहीं लूंगी। चलो माँ। नीतू अपनी माँ के साथ मिठाई का डब्बा और कार्ड लेकर चली जाती है। ऐसे ही शादी का दिन आया। नीतू दुल्हन बनकर अपने नदी किनारे उस घर में पहुंची हुई थी, लेकिन जब प्रिया अपने ससुराल वालों के साथ अपने पति के दोस्त की शादी अटेंड करने वहां पहुंची तो हैरान रह गई। अरे ये तो हमारा पुराना घर है, इसका मतलब इनके दोस्त की शादी नीतू से हो रही है। अब तो इनको भी पता चली जाएगा कि मेरी चचेरी बहन है। इससे पहले कि इनको कहीं और से पता चले, मैं ही इन्हें बता देती हूँ कि जिससे इनके दोस्त की शादी हो रही है वो मेरी कजिन है। अब प्रिया अपने पति को सारी बात बता देती है। शादी में आए सभी मेहमान उस नदी किनारे हो रही शादी की खूब तारीफ कर रहे थे। वाह वाह, शादी के लिए ये जगह कितनी परफेक्ट है ना, शोर शराबे से दूर और शहर की भीड़ भाड़ वाली जगह से इस एकांत जगह में ये सब कितना अच्छा लग रहा है। सुना है दुल्हन के कहने पर दूल्हा भी झट से इस जगह के लिए मान गया, नहीं तो उसे कौन सी कमी थी, खूब बड़े घर का लड़का है वो है। लेकिन जो भी कहो, वेन्यू एकदम परफेक्ट है ये। प्रिया ये सब सुनकर चुप थी। शादी की रस्में शुरू होती हैं। नीतू ने प्रिया की तरफ देखा और मुंह फेर लिया। प्रिया को ये सब बहुत अजीब लगा। अब प्रिया जानबूझकर नीतू से बात करने की कोशिश करने लगी। जब शादी संपन्न हो गई तब प्रिया सुनील से बोली, सुनील जी, आपको इतनी छोटी शादी करने की क्या जरूरत थी? आपको तो पैसों की कोई कमी नहीं है। प्रिया भाभी, नीतू का मन था शादी बहुत सिंपल हो और मंदिर में हो, इसीलिए मैंने सिंपल शादी की है अपनी लवली वाइफ के कहने पर। चलो जी, अब हो गई शादी, अब तो आप भाभी हमारे दोस्त का ख्याल रखना, अब तक तो हम रखते आए हैं। राकेश की बात सुनकर नीतू मुस्कुरा दी। राकेश और सुनील दोस्त थे, इसलिए अक्सर घूमना फिरना, पार्टी करना, कहीं आना जाना दोनों का साथ ही होता था। इसी वजह से प्रिया और नीतू की भी मुलाकात हो जाती थी। नीतू, तूने तो मुझे कभी बताया नहीं कि तूने इतने पैसे वाले घर का लड़का फांस रखा है। देखो प्रिया, कल तक तुम मेरी सहेली थी, इसलिए मैं तुम्हारी बातों को सुन लेती थी, बर्दाश्त कर लेती थी, पर अब नहीं। अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना सीखो। मैंने सुनील जी को फांसा नहीं है। सुनील जी और मैं एक शादी में मिले थे, वहीं सुनील जी को मैं पसंद आ गई थी और मुझे भी वो बहुत अच्छे लगे थे। सुनील जी मेरे घर रिश्ता लेकर आए थे, उन्हें मैं पसंद थी और अब हम दोनों पति पत्नी बन चुके हैं। मेरी ससुराल है, मेरा परिवार है, तो प्लीज इस तरह की बातें करके मुझे परेशान मत करो। हाँ हाँ, तो मैं कौन सा चिपक रही हूँ? वो तो राकेश और सुनील आपस में दोस्त हैं, इसलिए हम तुम साथ आ जाते हैं, वरना मेरा भी मन नहीं करता तुम्हारे साथ कहीं घूमने का। प्रिया की हरकतों की वजह से आज नीतू उससे बात नहीं करना चाहती थी। उसे पता था कि प्रिया बहुत घमंडी और दूसरों की बेइज्जती करने वाली लड़की है, इसलिए उसने प्रिया से दोस्ती के सारे नाते तोड़ दिए थे। प्रिया माँ बनने वाली थी, पर उसके मम्मी पापा लंदन में थे, क्योंकि उसकी भाभी को भी बच्चा होने वाला था। इस वजह से उन्हें जाना पड़ा। यहाँ प्रिया की सास की तबीयत खराब चल रही थी, इस वजह से प्रिया बिल्कुल अकेली पड़ गई। प्रिया बहू, थोड़े नौकर चाकर और रख लो ताकि तुम्हें कोई काम न करना पड़े।
मेरी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती, वरना मैं तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया पौष्टिक खाना बना देती जो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए सही होता। कहो तो किसी रिश्तेदार को बुला लेते हैं थोड़े दिन के लिए। प्रिया बहू को आराम मिल जाएगा। तुम नहीं जानते हो, रिश्तेदार तो बहाना बना देते हैं कि समय नहीं है। अब कोई बेटी तो है नहीं हमारी जो कुछ दिनों के लिए रहने आ जाती। इकलौता बेटा है राकेश। प्रिया, तुम अपनी सहेली नीतू को क्यों नहीं बुला लेती हो? तुम्हें उसका सहारा हो जाएगा। तुम दोनों तो पक्की सहेलियां हो और सुनील को भी कोई परेशानी नहीं होगी। नीतू? मुझे नहीं लगता कि वो आएगी। अचानक नीतू और सुनील आ जाते हैं। नीतू के हाथ में एक बड़ा बैग और अटैची थी। अरे भाई, नीतू ने तो सुबह से शोर मचा लिया कि मेरी सहेली अकेले परेशान हो रही होगी। अब देखो, सारा बोरिया बिस्तर पैक करके अपनी सहेली की सेवा के लिए आ गई है हमारी धर्मपत्नी। हाँ, मुझे पता चला आंटी अंकल लंदन गए हुए हैं। आंटी जी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए अब जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। पर नीतू, तुम्हारी शादी को तो अभी कुछ ही महीने हुए हैं और तुम राकेश जी और अपने ससुराल को छोड़कर मेरे पास रहोगी। पीछे से परेशानी नहीं होगी? कोई कुछ कहे ना। अरे प्रिया भाभी, हमारे घर में सबको पता है सुनील मेरा दोस्त होने के साथ साथ मेरे भाई जैसा है, और नीतू ने कहा कि आप उसके लिए बहन जैसी हो। हाँ तो और क्या। अब ऐसे समय में मेरी बहन की सेवा मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? मैं भी तो बच्चे की होने वाली मौसी हूँ। प्रिया की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे और दोनों सहेलियों के बीच जो भी गिले शिकवे थे सारे खत्म हो जाते हैं। नीतू के आ जाने से प्रिया को बहुत सहारा हो गया। नीतू उसका बहुत ख्याल रखती थी। कुछ समय बाद प्रिया ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। मुन्ना की मौसी को बधाई हो। अब बस जल्दी से तुम्हारे घर भी बच्चे की किलकारी गूंजे, मैं तो यही चाहती हूँ। अभी नहीं, पहले तू इसे संभालने वाली हो जा, उसके बाद मैं इस बारे में प्लान करूंगी, क्योंकि मुझे भी तो अच्छे से तुझसे अपनी सेवा करवानी है। ऐसे ही थोड़ी छोड़ दूंगी मेरे होने वाले बच्चे की मौसी को। और फिर हॉस्पिटल का कमरा खुशी और हंसी के ठहाकों से भर गया। झोपड़पट्टी बनाकर रहने वालों की कोई इज्जत नहीं होती। ऐसे लोग कहीं पर भी झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। फिर जब भी सरकार उन्हें वहां से भगा देती है तो दूसरी जगह ढूंढकर वो लोग रहने लगते हैं। उन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में मीरा नाम की एक लड़की भी रहती थी। अम्मा, वो देखो ट्रेन जा रही है। ट्रेन जा रही है तो मैं क्या करूं? हम लोग भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। ट्रेन में बैठने का सपना भी मत देखना। ट्रेन में बैठने में कौन सी बड़ी बात है अम्मा? झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बहुत सारे लोग ट्रेन में बैठकर इधर से उधर जाते रहते हैं। वो सब बिना टिकट लिए ही ट्रेन के डिब्बों में घुस जाते हैं। हम लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें हम लोग फंसे। भीख मांगकर गुजारा जरूर करते हैं, लेकिन जेल में जिंदगी बिताने से तो बेहतर ही है। उन लोगों ने जहाँ पर अपनी झुग्गी झोपड़ी बना रखी थी वहीं से ट्रेन भी गुजरती थी। उसी रेल की पटरी पर सुबह सुबह वो लोग शौच करने भी जाते थे। वहीं दूसरी तरफ वहां से थोड़ी दूर पर रेलवे की पटरी के पास कुछ झुग्गी झोपड़ी और भी बनी थी, जिसमें पप्पू नाम का एक लड़का रहता था। पप्पा इधर आओ, एक बात बताऊं। क्या बताओगे तुम? यही ना कि आज तुझे भीख में कुछ नहीं मिला? अरे नहीं पप्पा, भीख मांग मांग के हमने बहुत पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, तो हमारी शादी काहे नहीं कर देते? फालतू में शादी में पैसा खर्च करके क्या फायदा, बता। पप्पू को शादी के कीड़े बहुत ज्यादा ही काट रहे थे। वो हर रोज रेल की पटरी पर ही शौच करने बहुत दूर तक निकल जाता था। एक दिन उसके पिता उसके पीछे पीछे चले गए, ये जानने के लिए कि आखिर इतनी दूर ये क्यों चला जाता है। तो उसने देखा कि वो हर रोज इस मीरा से मिलता था। उसने देखा कि उसका बेटा पप्पू मीरा से बातें कर रहा है। मीरा, इससे पहले कि हमारी झोपड़ियां यहाँ से हटा दी जाएं और तुम कहीं और चली जाओ, मैं तुमसे शादी कर लेना चाहता हूँ। आखिर कब तक हम दोनों हगने के बहाने एक दूसरे से मिलते रहेंगे? अरे तो इंतजार किस बात का कर रहे हो पप्पू? जो करना है तुम्हें ही करना है। तुम मेरे परिवार से बात कर लो और शादी कर लेते हैं। पप्पू जैसे ही वापस आने के लिए मुड़ा, वैसे ही उसका पिता भी वहां से भाग गया और भागकर सीधा अपनी झोपड़ी में आकर बैठ गया। पप्पू, अब मुझे समझ आ गया है कि तू मुझसे शादी के लिए रोज रोज क्यों कहा करता है। इतनी दूर तू सुबह हगने के लिए नहीं जाता था, बल्कि अपनी होने वाली बीबी से मिलने जाता था, है कि नहीं? अरे पप्पा, तुम तो बिल्कुल अंतर्यामी निकले। जब आप सब कुछ जान ही गए हो तो जल्दी से चलो, मैं आपको मीरा के परिवार से मिलवा देता हूँ और हम लोगों की शादी तय कर दीजिए। देखो पप्पू, शादी में बहुत पैसा खर्च होता है। हम लोग भिखारी हैं, और जिस लड़की से तू शादी करना चाहता है ना, वो भी भिखारी ही है। अरे कैसे होगी शादी, बता। वैसे ही जैसे आपने शादी की थी,
शादी के समय आप भी कहीं के महाराजा नहीं थे हैं? आपकी हालत भी उस समय यही थी। वैसे टेंशन ना लो, शादी में ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे, जुगाड़ से हम लोग शादी कर लेंगे। बारिश की वजह से उसकी झोपड़ी से पानी टपकने लगा। इस टपकती हुई झोपड़ी में अपनी बीवी को रखोगे? बप्पा तुम सवाल जवाब बहुत करते हो। चलो चलो जल्दी चलो मीरा के यहाँ मेरी शादी की बात करने। पप्पू अपने पिता के साथ मीरा के घर गया और दोनों की शादी की बात तय कर दी। ठीक अगले ही दिन, मीरा आज हमारी सुहाग रात है, तुम इस तरीके से शर्माती रहोगी तो कैसे चलेगा बताओ। शर्म तो हर लड़की का गहना होता है मेरे पप्पू। बाहर देखो कितनी जोर से बिजली कड़क रही है, बारिश भी बहुत तेज हो रही है। इस झोपड़ी में कितने सारे छेद हैं, देखो ना सारा पानी अंदर आता जा रहा है। बरसात के मौसम की वजह से हर रोज झमाझम बारिश होती थी। कपड़ों की बनी झुग्गी झोपड़ी पानी से लबालब भर गई। सारा पानी अंदर भर गया और कुछ ही देर में वो झोपड़ी टूटकर पानी में बहकर चली गई। अब वो दोनों काली रात में खुले आसमान के नीचे थे। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। अरे बप्पा कहाँ चले गए, कहीं बारिश में बह तो नहीं गए? तभी उसका पिता भागते हुए उन दोनों के पास आया और बोला, अरे बेटा पप्पू, हमारी झोपड़ी कहाँ गई? ससुर जी, हमारी झोपड़ी बारिश में बह गई। हमारे पास ना तो कोई तिरपाल है और ना ही मजबूत कपड़ा जिससे हम दोबारा झोपड़ी बना सके। और वैसे भी इतनी तेज तूफान आया है, कैसे होगा ये सब? अरे बातें मत करो, देखो बिजली कितनी तेज कड़क रही है, ठंड की वजह से तुम्हें बुखार आ जाएगा। तभी पप्पू के पिता की नजर ट्रेन के एक डिब्बे पर पड़ी जो काफी दिनों से बंद पड़ा था। पप्पू वो देखो, वो ट्रेन का डिब्बा कई सालों से ऐसे ही बंद पड़ा है, फालतू में बेकार पड़ा है। चलो जल्दी से उस डिब्बे के अंदर चलते हैं, कम से कम इस बारिश से तो राहत मिल जाएगी। हाँ ससुर जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। हम लोग बचपन में इन्हीं ट्रेन के डिब्बों में छुपकर खेला करते थे, कभी कभी तो सो भी जाया करते थे। चलिए जल्दी चलिए, इस बारिश की वजह से तो हमारी सुहाग रात भी अधूरी रह गई। अरे मीरा, कम से कम अपने ससुर जी के सामने ऐसी बातें मत करो। इतनी तेज बारिश में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन ससुर है कौन पति। जल्दी चलो। वो लोग उसी रात में उस ट्रेन के खाली पड़े डिब्बे में चले गए। वहाँ पर उन्हें थोड़ी राहत मिली क्योंकि लोहे का पूरा डिब्बा था जिससे पानी अंदर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम लोगों ने अपना सामान तो उठा लिया था ना? हाँ बप्पा, हम सारा सामान ले आए हैं, आप चिंता ना करो, आपका सामान भी हम लोग उठा लाए हैं। बस झोपड़ी हमारी बह गई, बाकी सामान हमने बचा लिया। ठीक है, तुम लोग इसी डिब्बे में आराम करो, मैं दूसरे डिब्बे में जाता हूँ। पप्पू का पिता दूसरे के डिब्बे में जाकर अपने कपड़ों को बिछाकर वहीं सो गया। अगली सुबह भी बारिश बंद नहीं हुई। तब मीरा ने कहा, देखो पप्पू, हम लोग जिस तरह से झोपड़ी बनाकर रहते थे उसका भी कोई सहारा नहीं था, कभी ना कभी वहाँ से भी भगा दिया जाता। तो इसी तरह जब तक हम इस ट्रेन के डिब्बे में रह रहे हैं तब तक इसको बहुत अच्छा आशियाना बना सकते हैं। हम लोग मिलकर इसे बहुत अच्छा सजाते हैं। क्यों ससुर जी, मैंने ठीक कहा ना? हाँ बेटा, बात तो तुमने सही कही। कुत्ता भी जहाँ बैठता है उतनी जगह साफ करके ही बैठता है। तो अगर तुम इसे अच्छा बना सकती हो तो बना दो, हम लोग भी तुम्हारी मदद करेंगे। इस तरह से उस झमाझम बारिश में तीनों ने मिलकर उस ट्रेन के डिब्बे को अंदर से इतना सजा दिया कि वो किसी आलीशान घर से कम नहीं लग रहा था। लेकिन उस डिब्बे में वो लोग हमेशा तो रह नहीं सकते थे। इसीलिए मीरा ने कहा, अब हम लोगों को रहने की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सरकार कभी न कभी तो यहाँ से हमें भगाई देगी। अब थोड़ा बड़ा सोचना पड़ेगा और भीख मांगनी बंद करनी पड़ेगी। हम लोग मिलकर कहीं मेहनत मजदूरी करते हैं और कहीं छोटी सी जगह लेकर अपना खुद का आशियाना बनाते हैं, वरना कब तक इधर उधर भटकते रहेंगे। ससुर जी को भी कितनी तकलीफ होती है, उनके बारे में तो सोचो। अब मीरा और पप्पू भीख मांगना छोड़कर मजदूरी करने लगे। उन्होंने अपने पिता को काम करने के लिए और भीख मांगने से मना कर दिया। 6 महीने तक वो लोग उसी ट्रेन के घर में रहे और कुछ पैसे इकट्ठा करके उन्होंने छोटा सा खेत खरीद लिया, क्योंकि खेत की जमीन सस्ती मिलती थी। लेकिन अगले दिन वहाँ पर सरकार के कुछ लोग आए और उस ट्रेन के घर से उन्हें भगा दिया। बप्पा तुम चिंता मत करो, मीरा की वजह से ही हमें कुछ बड़ा सोचने का मौका मिला। वो ट्रेन का घर तो अब हमारा घर नहीं रहा, लेकिन जो खेत हमने खरीदा था वहाँ पर झोपड़ी बनाकर रहते हैं। फिर धीरे धीरे हम लोग पैसे कमाकर वहाँ घर भी बना लेंगे। पप्पू ने उसी खेत में झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगे। 6 महीने फिर से काम करके उन लोगों ने धीरे धीरे अपना भी एक छोटा सा घर बना लिया। अपना घर बनाने के बाद पप्पू वही पुरानी झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में आया और सभी को सीख दी कि हमेशा भीख नहीं मांगनी। मैं भी तुम लोगों की तरह भिखारी ही था,
तुम सभी लोगों ने मेरी शादी में प्लास्टिक के ड्रम बजाकर हमारी शादी कराई थी। मेरा भी कर्तव्य बनता है ना कि तुम लोगों को अच्छी सीख दूं। कल से तुम लोग भी मेरे साथ मजदूरी करने चलोगे। सब लोग अपना अपना घर बनाओ। तुम लोग कब तक इधर उधर भटकते रहोगे भाई? और इस तरह धीरे धीरे उन सभी भिखारियों की जिंदगी भी बदल गई। Thanks for watching.